दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना प्रपोजल परिभाषा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दी थी। अब इसमें जो डिटेल होती है, इसकी परिभाषा क्या है प्रस्तावना, और प्रस्तावना के लिए आमंत्रण। ठीक है दोस्तों, प्रपोजल और ये ऑफर जो होता है प्रपोजल का, उसके संबंध में क्या क्या बातें हैं मैं सारी बात आपको बताऊंगा। टाइप ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल हैं, इसको भी अपन पढ़ेंगे। प्रस्तावना के प्रकार, कितने प्रकार के प्रपोजल होते हैं। मानक संविदा की प्रस्तावना, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनको भी अपन पढ़ेंगे। और प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण, ठीक है, ये रिवोकेशन होता है, ये कैसे होगा, ठीक है, प्रपोजल का रिवोकेशन वापस लेना है तो कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले ये नोट दिया गया है इसमें, तो अपन पढ़ लेते हैं। मानक संविदा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अनिवार्य संविदा माने कंपलसरी है, ठीक है, निजी विधायन कॉन्ट्रैक्ट आप, ठीक है, जिसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के सामने कोई चारा नहीं है, वह केवल स्वीकार करेगा या भंग कर सकेगा, बहस नहीं कर सकेगा। जैसे मान लो स्टैंडर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इसमें आपको सीधा स्वीकार करना है या फिर डिनाई करना है। और बाकी जो संविधाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि आपने कहा नहीं, हम ऐसा शर्त लगाई जा सकती है उसमें, नहीं भैया हम इस शर्त पर करेंगे, नहीं इतने पैसे में, नहीं इतने में, इतने दिन के लिए नहीं इतने में, तो इसमें ये मानक संविदा में ये नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने आपको जो है परिभाषा पढ़ा दी थी, अपन इसको अब सामान्य रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना संविदा के संपूर्ण व्यवहार का आरंभिक बिंदु है। जब भी कोई संविदा होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होती है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, प्रपोजल होता है, ठीक है। ये सबसे पहली बात होती है। संविदा की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रस्तावना करे। धारा 9 से स्पष्ट है कि प्रस्तावना अभिव्यक्त व विक्षिप्त रूप से की जा सकती है। अब प्रस्तावना क्या होती है, मैंने ये पहले आपको बता दिया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस काम को करने या इससे व्रत रहने के लिए रजामंद हूँ, और आप का इस पर आप अपनी स्वीकृति दें, आप अपना अभिमत इस पर दें। तो इसके लिए संविदाएं कितने प्रकार से होती हैं, 2 प्रकार से होती हैं। एक अभिव्यक्त होती है और एक क्या होती है, विवक्षित, जो बाई कंडक्ट यानी आचरण से होती है, ठीक है। 2 प्रकार की संविदाएं होती हैं। अभिव्यक्त मतलब सीधा बताया गया है कि ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरी चीज़ में बाई कंडक्ट होता है, ठीक है। तो अपन इसको आगे कैसे अभिव्यक्त होती है, कैसे विवक्षित होती है, अपन इसको डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि केवल वे ही कार्य लोक प्रस्तावना माने जाएंगे जो प्रस्तावना के आशय से किए गए हों। देखो 2 चीज़ें होती, व्रती मैंने कहा था, या तो कार्य करता है या कार्य से व्रत रहता है, मतलब कार्य करता है या कार्य का लोप करता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जो ऐसे कार्य लोप, अगर आपने आईपीसी पढ़ी है दोस्तों, तो कार्य लोप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आप देख लेना कार्य क्या होता है, लोप क्या होता है, मेरा वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कार्य लोप जिनका काय के लिए प्रस्तावना करने के आशय से किए गए हों, ठीक है, कि ये प्रपोजल के रूप में है। बाकी तो अपन रोज़मर्रा पूरे दिन भर इधर से उधर बोलते चलो भैया बाजार चल रहा है, उसने मना कर दिया, ठीक है, या बोल दिया कि हाँ चलेंगे, फिर नहीं गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट भंग थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रोज़मर्रा की प्रस्तावनाएं होती हैं। तो जो प्रस्तावना करने के आशय से किया गया हो, केवल अपन उसको इसमें रखेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। 1893 के बाद में प्रतिवादी के इस बात से इनकार करने पर भी कि उसका आशय प्रस्तावना करना नहीं था, न्यायालय ने आशय को उपस्थित माना और संविदा के लिए दायी ठहराया, ठीक है। इस केस में ऐसा था, उसने कहा कि भाई हमारा प्रस्तावना करने का आशय नहीं था कार्लिल वाले केस में, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इसको दोषी माना गया। इसको आप नेट पर देख के इसके फैक्ट जो है देख लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आशय पे, ये जो केस था आशय पे डिपेंड था। अब परिभाषा में एक बार फिर से आपको यहाँ बता देता हूँ, 2A में बता चुका था। जबकि वचनदाता वचनग्रहता से किसी कार्य प्रवृत्ति के प्रति अपनी रजामंदी इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि उस कार्य प्रवृत्ति के प्रति वचनग्रहिता की अनुमति प्राप्त कर सके, तो इसे प्रस्तावना कहते हैं। परिभाषा है, पहले मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अब अपन थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो 2A है प्रपोजल की डेफिनेशन से इसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इसको अपन थोड़ा सा देखेंगे। 1 क्या कहता है, यह प्रकट करती है कि प्रस्तावक किसी कार्य प्रवृत्ति के प्रति सहमत है।
जो प्रस्तावक है वो पहले से सहमत है कि आप ऐसा करें या ना करें। मैंने कहा भाई मेरे पास 5 बोरे गेहूँ है, 10,000 रुपये में आपको देता, मतलब मैं देने को तैयार हूँ, अब आप तैयार हैं कि नहीं, इस आशय से मैं आपको ये बात संज्ञापित कर रहा हूँ, संसूचित कर रहा हूँ। ये प्रस्तावना होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वह ऐसे कार्य प्रवृत्ति के प्रति अन्य व्यक्ति की अनुमति चाहता है। जहाँ अन्य व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसकी प्रस्तावना की जाती है। ऐसा व्यक्ति कोई निश्चित एवं अनिश्चित व्यक्ति हो सकता है एवं उनकी संख्या एक या अधिक से हो सकती है। कि आप लोग इस पर तैयार हैं कि नहीं हैं। ठीक है। ये इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, आप पढ़ लेंगे समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब होता है, एक तो होती है प्रस्तावना, एक होता है प्रस्तावना का निमंत्रण। ठीक है। ये ऑफर, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कोई दुकानदार के यहाँ रेट लिस्ट लगी है कि समोसा 10 रुपया, तो ये प्रस्तावना नहीं है, ये प्रस्तावना का आमंत्रण है। अब वहाँ जाके कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, आप कह सकते हो कि भैया ये कम में दे दो, या बोल देगा रेट लिस्ट पर, तो वो केवल आमंत्रण है। ऐसी कई चीज़ें जो कुछ आमंत्रण होती है, कुछ प्रस्तावना होती है। इसकी एक लिस्ट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कार्य प्रवृत्ति के प्रति प्रत्येक रजामंदी का प्रकटीकरण स्थापना नहीं है। प्रत्येक प्रकटीकरण क्या है, प्रस्तावना नहीं है, कुछ उसका निमंत्रण भी होता है। अन्य की अनुमति पाने की इच्छा की प्रस्तुति की बजाय उसे कुछ करने को प्रेरित करना प्रस्तावना का निमंत्रण माना जाता है। देखो, एक क्या होता है कि आप अपनी अनुमति दें, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, ये होती है दोस्तों प्रस्तावना। और कुछ काम अपन ने ऐसा ऐड दिया कि आप ऐसा कार्य करने के लिए उत्प्रेरित हों, ऐसा काम करें। उत्प्रेरित जब वह करते हैं तो ये प्रस्तावना का निमंत्रण मात्र, प्रस्तावना नहीं है। जैसे किसी दवा की दुकान पर लिखा जाए कि कोई विशिष्ट दवा यहाँ उपलब्ध है, उस दवा को बेचने की प्रस्तावना नहीं है। उसमें लिखा कि फलानी फलानी चीज़ यहाँ पर मिलती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप तो देने को तैयार थे, हम लेने के लिए, अब भैया आप दो। अब उसके पास नहीं है तो कहाँ से देगा भाई। ये तो प्रस्तावना का आमंत्रण है कि आप इस चीज़ पे आके हम चर्चा कर सकते हैं, आपके है कितने की है, कितने mg की है, क्या है, इस पे अभी बात विवाद होगी। और प्रस्तावना कैसे सीधे होती है कि भाई मुझे ये मकान बेचना है इतने इतने रुपए में और आप ले लें। ठीक है। अब ये कोई दुकान में पर्ची लगी, कोई भी आके देख सकता है, उस पर बातचीत करता है। ये प्रस्तावना का क्या है, आमंत्रण है। हार्वे बनाम फैसी के बाद में, ये केस लॉ है, हार्वे बनाम फैसी। हार्वे बनाम फैसी के बाद में वादी ने प्रतिवादी को एक तार भेजा। तार आपने देखा होगा जो खुला रहता था, इमरजेंसी में भेजा जाता था पोस्ट ऑफिस से। जैसे मैं 2 प्रश्न किए, पहला कि क्या आप अपनी संपत्ति बम्पर हाल पेन को बेचेंगे, एवं दूसरा उसकी कीमत क्या होगी। देखो 2 प्रश्न थे यहाँ पे, क्या तो आप अपनी संपत्ति बेचेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, और उसकी कीमत क्या होगी। प्रतिवादी ने सिर्फ अपनी संपत्ति का मूल्य भर उत्तर में तार द्वारा भेजा कि मैं इतने में बेचूंगा। जैसे में उसने संपत्ति का मूल्य 900 पौंड बताया, इतने पर वादी ने पुनः हमें मंजूर है का तार प्रतिवादी को भेज दिया, परंतु प्रतिवादी ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। इस पर वादी ने बात संस्थित किया एवं देखो इसने क्या किया कि 2 प्रश्न भेजे भाई कि आपको अपनी संपत्ति बेचना, इस पर तो मौन है ना। और आपने कहा मूल्य क्या, तो मूल्य उसने बता दिया। आपने कहा हाँ हमें इतने में लेना है, आप बोल रहे भैया आपने संविदा भंग कर दी यार, हमने एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा थोड़ी है भाई, क्योंकि ये प्रस्तावना थोड़ी है भाई। इसको तो इनकार कर दिया ना कि हम आपको बेचना, उसने इनकार कर दिया, काहे की संविदा, तो ये नहीं माना गया, इसने संविदा भंग की है। हाँ बोल देता कि बेचनी है और इतने में बेचनी है, ठीक, हमें बेचनी है और मूल्य इतना, और वहाँ कह देता तो फिर संविदा हो जाती, फिर कोई नहीं पलट सकता था। दोस्तों एक विद्वान ने कहा है संविदा, ठीक है, फालतू समय की क्या है, मजाकबाजी नहीं है। ठीक है, तो इसको सोच विचार के करना है भाई। ये संविदा हो जाती है, अपन ने कुछ कहा उसने एक्सेप्ट किया, तो फिर वो कानून की दृष्टि में फिर वो गड़बड़ हो जाता है। अब अपन आगे चलेंगे, प्रस्तावना के प्रकार देखते हैं। प्रस्तावना कितने प्रकार की होती है। प्रस्तावना का आमंत्रण समझ गए होंगे। प्रस्तावना सीधे एक व्यक्ति को अपन तैयार है ऐसा ऐसा करने, उसकी केवल अनुमति, और एक में अपन उसको प्रेरित कर रहे हैं कि इस पर चर्चा की जाए। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं प्रस्तावना के प्रकार। प्रस्तावना कितने प्रकार की होती है, तो वैयक्तिक प्रस्तावना और लोक प्रस्तावना। वैयक्तिक
यानी पर्सनल प्रपोजल होता है, लोक प्रस्तावना यानी जनरल प्रपोजल होता है, जनरल ऑफर या जनरल प्रपोजल इसको कह सकते हैं कि कोई भी आके एक्सेप्ट कर सकता है। तो जनरल ऑफर भी दो प्रकार का होता है, सतत प्रस्तावना और असतत प्रस्तावना। ये इसमें कंटिन्यूटी होती है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। तो अब निजी जो पर्सनल प्रपोजल है इसमें क्या है, जब प्रस्तावना के माध्यम से किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को संसूचित किया जाता है तो उसे वैयक्तिक प्रस्तावना कहते हैं। प्रायः ऐसे ही प्रस्तावना की जाती है जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, ठीक है, या 2 या 4 नाम बाय नेम, ठीक है, या बाय पद, तो ये वैयक्तिक प्रस्तावना होती है कि हम आपके साथ ऐसा करना चाहते हैं। अब आती है लोक प्रस्तावना, जनरल ऑफर। जब कोई प्रस्तावना किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के बजाय जनसाधारण को संसूचित की जाती है कि कोई भी आके ऐसा कर सकता है, उससे लोक प्रस्तावना कहा जाता है। बहुत पहले ऐसी प्रस्तावना को मान्यता नहीं दी जा सकती थी, लेकिन विक्स बनाम टाइवाइल, ये क्या है, विक्स बनाम टाइवाइल है, टाइवाइल का केस है 1605 का। इसमें सुनो, प्रतिवादी ने एक भीड़ के समक्ष कहा कि जो कोई उनकी बेटी से शादी करेगा उसे वह 10 पाउंड देगा। उसने क्या कहा कि जो भी मेरी, ये जनरल ऑफर है एक प्रकार का, ठीक है, एक व्यक्ति को तो कह नहीं, इसने कहा कि जो कोई मेरी बेटी से शादी करेगा मैं उसको 100 पाउंड दूंगा। वादी ने शादी करी तो 100 पाउंड की रकम पाने हेतु न्यायालय से प्रार्थना किया, परंतु न्यायालय ने उसको उपचार प्रदान नहीं किया एवं उसके बाद को यह कहकर अस्वीकार किया कि समूचे प्रकरण में यह नहीं बताया था कि यह शब्द 100 पाउंड देनी है जो किस व्यक्ति के प्रति बोले गए हैं। लोग, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, पहले मान्यता नहीं थी लेकिन अब इसको दोस्तों मान्यता हो गई है। लोक प्रस्तावना के समर्थन में एंसन का मत है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावना किसी निश्चित व्यक्ति को की जाए, परंतु इसके आधार पर समुदाय तब तक उत्पन्न नहीं हो जब तक कि कोई निश्चित व्यक्ति उसका प्रतिग्रहण ना कर ले। तो एंसन का मत था, इसके बाद से दोस्तों ये मानी जाने लगी। जब तक उसने किसी व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये माना जाएगा कि ये संविदा बन गई। तो अब लोक संविदा को, लोक प्रस्तावना को भी क्या है दोस्तों, मान्यता प्राप्त है। अब आती सतत लोक प्रस्तावना। सतत लोक प्रस्तावना क्या होती है, कंटिन्यूटी वाली है। ऐसी लोक प्रस्तावना जिसका क्रमिक रूप से अनेक लोगों द्वारा प्रतिग्रहण संभव हो। सतत लोक प्रस्तावना क्या होती है दोस्तों, ऐसी प्रस्तावना होती है, सतत मन लगातार, कंटिन्यूटी चल रही है, ऐसी प्रस्तावना जिसका क्रमिक रूप से अनेक लोगों द्वारा प्रतिग्रहण संभव, कि ये भी कर सकता है, ये भी क्रमिक, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ठीक है। इसमें कार्ल जो कार्बोलेक का केस है, ठीक है, इसमें के बाद ये जो है विनिर्माता द्वारा की गई प्रस्तावना, इसका क्या है, ये बहुत सारा क्या है, ये लोक प्रस्तावना। जैसे उनने कहा कि भाई हम इतने इतने रेट पे, जैसे उनने कहा हम 500 रुपये के रेट पे कूलर बनाते हैं, ठीक है, ये प्रस्तावना का लगातार चलने वाली है। 200 ऑर्डर आपने दे दिए, 300 किसी और ने दे दिए, 400 किसी और ने दे दिए, 150 किसी ने दे दिए, ये लगातार, ठीक है, निर्माता है, कंपनी है, प्रोडक्टर है, ये बना के देती जा रही है। अब अचलत लोक प्रस्तावना जो कंटिन्यू नहीं रहती है, इसके लिए अपन जो है देख लेते हैं। ऐसी लोक प्रस्तावना जो एक बार प्रतिगृहित होने पर समाप्त हो जाती है, जैसे वही बेटी वाला उदाहरण। अब शादी बार बार कई लोगों के साथ सोच थोड़ी अपनी बेटी की शादी करेगा कि इसने कर ली पर दूसरा कर लेगा तो 100 पाउंड उसको दे देंगे, तीसरे को नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बस हो गया, इसको आप पढ़ सकते हैं, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसको देख लेना। अब आती है मानक प्रस्तावना, स्टैंडर्ड प्रपोजल। अब सुनिए इसको। मानक संविदा ऐसी संविदाओं का है जिस प्रस्तावना किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रारूपिक रूप में की जाती है। कोई बड़ा प्रतिष्ठान है, बड़ी कंपनी है, बड़ी संस्था है, एक प्रारूप बना के कहती है, तो इसमें केवल आपको भरना होता है, बस कुछ नहीं। ऐसी कंपनियों को एक साथ अनेक लोगों से कई लोगों से संविदा करनी होती है, अतः ये अपने हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना लिखित प्रारूप, जैसे मान लो आपने कोई भी है, जैसे मान लो आप जैसे यूट्यूब चलाते हैं या गूगल चलाते हैं, या जैसे मान लो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आपने डाउनलोड किया तो उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, आपके पास कोई उपचार नहीं है, उन्होंने कहा भैया इन कंडीशन पर हम आपके साथ काम करेंगे, तो आपको अलाउ ही करना पड़ेगा, आप इग्नोर करेंगे तो नहीं होगा वो, फिर आपका कोई भी उसमें अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये स्टैंडर्ड मानक होते हैं, ये मानक संविधाएँ होती हैं। कोई कंपनी कई लोगों के साथ संविदा करनी है, कहाँ तक वाद विवाद करेंगे यार, वो समझिए आप। कोई ऐप डाउनलोड करनी है भाई, उसको चलाना है आपको, तो उनका मानक बना हुआ है, प्रारूप बना हुआ पूरा, आप इसको एक्सेप्ट कर लें भाई, आप एक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से हट जाइए, कुछ और देख लीजिए,
ठीक है। केवल स्वीकार और अस्वीकार करने का आपकी मानक संविधाएं होती हैं। ठीक है। अब इसको अपन एक केस भी साहब पढ़ लेना। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, युक्ति युक्त सूचना का नियम क्या होता है। ठीक है। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर वगैरह में हैं लॉ में, इनके लिए जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर जो मेंस लिख रहा है सिविल जज वगैरह का, उनके काम से बहुत अच्छी चीज़ है। युक्त सूचना का नियम, शर्त युक्त रूप से सूचित की जानी चाहिए। जैसे टिकट के पीछे छपी शर्त, इसको पढ़ने के लिए ऊपर से कोई सूचना निर्देश नहीं था, युक्त सूचना नहीं मानी गई। ये कौन सा केस है? हेंडरसन वर्सेज स्टीवेंसन। भाई आपने आगे कुछ और लिखा, पीछे लिखा नहीं कि पीछे भी पढ़े, या पीछे शर्तें लिखी गई, पीछे लिख दी उसने नहीं देखी और एक्सेप्ट कर लिए, ये नहीं माना जाए। पूरी चीज़ उसको एक बार सामने आनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, भले वो पढ़े चाहे ना पढ़े, 10 पेज का एग्रीमेंट हो। ठीक है। शर्तों की सूचना प्रतिग्रहण के से पहले या प्रतिग्रहण के समय दे दी जानी चाहिए। तो शर्तों की क्या क्या कंडीशन है? देखो, कोई ऐड आती है इतने रुपए में ऐसा, इतने रुपए में ऐसा, कोई भी टीवी पे कंडीशन से अप्लाई, वो आराम से बोल देते हैं शर्तें लागू या कम कंडीशन से अप्लाई। आपने टीवी में कोई ऐड देखी होगी ना, कंडीशन से अप्लाई या शर्तें लागू, बड़े बड़े में इतने इतने में फलाना प्लेट, इतने में ढिकाना, ये शर्तें लागू। अब शर्तें क्या क्या भैया ये भी तो बता दो। ठीक है। तो ये प्रतिग्रहण के समय या प्रस्तावना के समय जो है बतानी पड़ेंगी। ठीक है। अब मौलिक भंग का सिद्धांत क्या होता है? ऐसी शर्तों को प्रभावहीन माना जाता है जो प्रस्तावक के उस संविदा के अधीन मौलिक दायित्व से प्रस्तावक को छूट प्रदान करती है। कोई भी ऐसी शर्त अगर उसमें लगी है, जो प्रस्तावना करने वाला है, जो प्रपोजल करने वाला है, जो वचनदाता है, उसके मुख्य दायित्व से उसको छूट दे रही है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन से माननी होगी। जैसे लांडी साहब के फार्म पर छपी है, कपड़ा धुलते समय किसी भी कारण से कपड़ों को नुकसान होने पर दुकानदार दायी नहीं होगा, अमान्य मानिए। भाई आपने कहा कि हम कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है, अगर कपड़े धुलते समय आपका कपड़ा फट जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, गुम जाता है, तो हम नहीं, तो ये मान आपकी जिम्मेदारी है भाई, उपनिधानी उपनिहित हो आप, वहाँ पढ़ाऊँगा मैं आपको। ऐसी कोई शर्त मानी, अगर कोई नुकसान होता है आपके द्वारा तो ये नुकसान माना जाएगा, मौलिक भंग का सिद्धांत है ये। ठीक है। रूल ऑफ कॉन्ट्रा पर, ठीक है, ये जो होता है प्रोफ्रेंटम होता है, ये इसको अपन को अच्छे से देख लेना है। ठीक है। ये अर्थान्वयन का सिद्धांत होता है, कठोर कठोर, ठीक है, कठोर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जैसा ये सिद्धांत होता है, तो इसको अपन को पढ़ लेना है। ठीक है। ठीक है। न्यायालय प्रस्तावक के पक्ष में ऐसी विस्तृत छूट की जो बिल्कुल ही अनुचित लगे कठोर व्याख्या करते हैं, और ऐसे अर्थान्वयन का उदाहरण ली जॉन सन्स ग्रेथम लिमिटेड वर्सेस रेलवे एग्जीक्यूटिव 1949 के बाद में मिलता है, जिसमें वादी का माल रेलवे गोदाम में था एवं चिंगारी से जो गुजरते इंजन से निकली थी, गोदाम में आग लग गई एवं सारा माल नष्ट हो गया। भाई वहाँ पे लगा था मकान, गोदाम बनी थी, रेलवे रेल निकली, ठीक है, चिंगारी निकली, ठीक है, इंजन से निकली और वहाँ पे आग लग गई और पूरा माल नष्ट हो गया। रेलवे ने उस छूट खंड का बचाव लेना चाहा कि माल किसी भी कारण से नष्ट होने पर रेलवे दायी नहीं होगा, उसमें लिखा दे रहता है, पर बचाव नहीं दिया गया। इस तरह का यह दूसरा उदाहरण अकेले वर्सेज बूथ के बाद में भी देखने को मिला। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, भाई आपको बचाना था, आपने लिख दिया, उसमें कंडीशंस लगा दी कि हम जोखिम के लिए उत्तरदायी नहीं, तो नहीं, आप उत्तरदायी हो कैसे नहीं हो भाई, आप सर्विस ले रहे हो, सर्विस चार्ज ले रहे हो भाई, ले जाने का, फ्री थोड़ी ले जा रहे हो आप। तो ये कठोर अर्थान्वयन का सिद्धांत होता है। अब आता है पांचवा जो है आपको, ये शर्तों के सिद्धांत हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिविल जज के बच्चों के लिए, जिसको मेंस लिखना है उनके लिए भी, और जो अभी पढ़ रहे हैं जिनको एग्जाम लिखना है उनके लिए भी। अप्रकृत्य के अधीन दायित्व, यदि शर्त ऐसी हो कि अप्रकृत्यों के लिए दायित्व से छूट प्रदान करवाती हो तो उससे नहीं माना जाएगा। कोई अपकृत्य विधि पर अलग पड़ेंगे। ठीक है। ऐसे अपराध जो तोड़ मरोड़ के किए जाते हैं अपकृत्य कहलाते हैं, जिसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान होता है, अपकृत्य विधि। तो अपकृत्य से छूट भी अगर कोई आपकी शर्त दे रही तो वो भी माननी होगी। ये वाइट बनाम जॉन वारविक एंड कंपनी है, बता दिया गया है। ठीक है। तो ये केस लॉ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है।
इस बात को मैं बता देता हूँ। वादी ने संविदा के अंतर्गत प्रतिवादी से एक साइकिल किराए पर ली। उसने क्या किया, एक साइकिल किराए पर ली। उसमें शर्त थी कि व्यक्तिगत क्षति के लिए प्रतिवादी का कोई दायित्व नहीं होगा अगर कोई आपको क्षति हो जाती है। वादी साइकिल चलाते समय गद्दी के अचानक टूट जाने से क्षति, गद्दी जो जिस पर बैठा था वो टूट गई यार, प्रतिवादी को दायी ठहराया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि साइकिल की गद्दी ठीक न रखना असावधानी का आप कृत्य था भाई, आपको ठीक रखनी चाहिए। अब ये कौन देखता है गद्दी भाई खराब होगी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसको आपको अपकृत्य से छूट नहीं मिल सकती, अनुचित शर्त है। अब कोई इलीगल ही शर्त लगा दी यार तो वो मान हो जाएगी क्या भाई, लॉ के स्टूडेंट हो आप भी जानते हो। जिन शर्तों का कोई तार्किक आधार ना हो एवं जिसमें संविदा का मुख्य उद्देश्य ही नष्ट हो जाता हो, न्यायालय नहीं मानते उसको। उदाहरण के लिए लिली वाइट बनाम मनु स्वामी जो 1966 मद्रास का बात था। इसमें एक धुलाई गिराई की रसीद पर शर्त इस प्रकार थी कि ग्राहक को वस्त्र के मूल्य का 15% देकर प्रतिकर के रूप में मिलेगा। उनने कहा अगर आपकी शर्ट वार्ट खराब हो जाती है तो केवल आपको 15% ही दिया जाएगा। भाई वादी ने साड़ी यार डाली यार, उसकी साड़ी खो गई तो क्या 15% दोगे? इससे तो ये बढ़ावा मिल जाएगा कि भाई 5,000 की साड़ी है आपकी 15% दे दो, ठीक है भाई। 15 क्या देना है, 15% तो देना है। 5,000 की साड़ी में 750 रुपये दे दो, क्या समस्या है भाई? तो फिर तो तुम साड़ी किसी की भी साड़ी रख लो, किसी की भी कपड़े रख लोगे, कोई सब क्या बोल लोगे खो गई 15% देना। तो ये अनुचित नहीं, आपको पूरा देना पड़ेगा 100%, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रजोनाथ का केस था, इसको अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये सुप्रीम कोर्ट का है। रोजगार देने की संविदा में एक रोजगार देने की संविदा थी कि भाई हम आपको काम देंगे। कॉरपोरेशन किसी भी स्थायी कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस देकर या 3 महीने का वेतन देकर उसकी नौकरी समाप्त कर सकता है। क्या था कि हम आपको नौकरी तो दे रहे हैं लेकिन 3 महीने का नोटिस दे के या 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे के हम आपकी नौकरी कभी भी समाप्त कर सकते हैं। इस खंड के आधार पर प्रत्यार्थी ब्रजोनाथ द्वारा तथा एक अन्य कर्मचारी को नौकरी समाप्त करने की सूचना के साथ 3 महीनों का वेतन देकर नौकरी से हटा दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि असमान सौदा व्यक्ति वाले व्यक्तियों के मध्य नौकरों के करार से ऐसा खंड पूर्णतः तर्कहीन है। क्या है, क्यों लगाया आपने नौकरी पे? भाई उसकी तो ज़िंदगी निकल गई यार, वो कहीं और नौकरी कर लेता है इतने में। 3 महीने की सैलरी दे के क्या कर दिया आपने, कोई एहसान कर दिया उस पर? तो ये लोग नीति के विरुद्ध है, ठीक है। और ये इसको नहीं माना और नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप इसको नौकरी दोगे। लॉर्ड डेनिंग ने ली जॉन एंड सन्स के बाद में अपना विचार व्यक्त किया कि सामान्य वृद्धि प्रतिक्षण सावधान करती है कि संविदा की स्वतंत्रता हो तो परंतु उसका दुरुपयोग ना हो, ठीक है। संविदा की स्वतंत्रता परंतु उसका मिसयूज कोई भी दोस्तों नहीं करता है। छूट खंड तथा परिव्यक्ति, छूट खंड और परिव्यक्ति ये भी एक सिद्धांत है, इसको भी 7वां पॉइंट देख लो। संविदा के अंतर्गत एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि संविदा केवल पक्षकारों तक सीमित रहती है। संविदा कहाँ तक सीमित रहती है? केवल पक्षकारों तक सीमित रहती है। कोई तृतीय व्यक्ति ना तो कोई अधिकार पा सकता है और ना ही उस पर कोई दायित्व तो डाल सकता है। तीसरे व्यक्ति पे ये लागू नहीं होती है, जिससे संविदा की उसी पे दायित्व है ना वो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेवाएं अर्पित करता है या कोई वस्तु देता है या तथा संविदा में कोई छूट खंड है कि वस्तु या सेवाएं अर्पित करने वाले व्यक्ति को दायित्व से मुक्त कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में भी वस्तु या सेवाएं अर्पित करने वाला व्यक्ति उस प्रतिपक्ष को होने वाली या हानि या क्षति के लिए क्या होगा दोस्तों, दायी होगा, ठीक है। तीसरा व्यक्ति का संविदा से कोई लेना देना नहीं होता है। ये हेसलडाइन बनाम सी बनाम एंडरसन वाले में ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग तो पढ़ना आपको आ गया है। अब प्रस्तावना का प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है। ये रिवोकेशन कैसे, भाई हमने कोई 5 धारा 5 या 6 में अपन इसको पढ़ेंगे फिर विस्तृत आगे। अभी तो अपन जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बाकी एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, वचनदाता मैं आपको पूरा कॉन्टेक्ट पढ़ाने का प्रयास करूँगा थोड़े थोड़े लेक्चर्स में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपका काम हो जाएगा। प्रस्तावना का प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है? धारा 5 के अनुसार किसी प्रस्तावना का प्रतिसंहरण इस प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व कभी भी की जा सकेगी, लेकिन उसके बाद नहीं। देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, प्रस्तावना का प्रतिसंहरण कब किया जाएगा। इसको आपको मैंने बताया, कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये धारा 5 है, इसको एक बार फिर से बताना पड़ेगा। धारा 5 के अनुसार किसी प्रस्तावना का प्रतिसंहरण
उस प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय की जा सकेगी, लेकिन उसके बाद नहीं। जैसे मान लो आपने कोई संसूचना भेजी, जैसे मैंने आपको एक लेटर भेजा कि मिस्टर ब्रजेश, मैं अपना मकान 5 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदने के लिए तैयार हैं। मैंने ये लेटर डाला, तो प्रतिसंग्रहण जब तक उसको संसूचना परिपूर्ण ना हो जाए, वो उसको खोल के पढ़ ना ले, तब तक मैं अपना वापस ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने आज कितनी तारीख है, आज 29 तारीख है, 29/30 को मैंने एक लेटर डाला। अब ये लेटर 4 तारीख को मिलना है ब्रजेश को, ठीक है। तो मैंने 30 तारीख को एक और लेटर डाल दिया कि नहीं भैया हमें अब नहीं बेचना है, हमारा कैंसिल है ऑफर, ठीक है। तब कर सकते हैं आप। अगर उस जैसे मान लो उसके अभी वो आप इसमें रखा है, उसने पढ़ा नहीं है, तब भी आप वापस ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। उसको प्रस्तावना, अब इम्पोर्टेंट अभी इसको बताएंगे प्रस्तावना की जो संसूचना है वो कब पूर्ण हो जाती है। इनने कहा कि प्रस्तावना की संसूचना जो प्रतिग्रहिता है, जिसको प्रतिग्रहण करना है, उसको पूरी ना हो, ठीक है, तो उसके पहले आप वापस ले सकते हैं। तो मैंने बताया ना कि वो पढ़ ना पाए वो उस चीज़ को, इतना ध्यान रखना है। अभी तो आपको मोटा मोटा, बाकी अपन क्लियर कर लेंगे। धारा 6 के अनुसार प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण निम्न प्रकार से कितने प्रकार से होता है। नंबर 1, प्रस्ताव, देखो अब कैसे कैसे किया जाएगा। अब ये संसूचना पूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब किसके विरुद्ध होती है, ठीक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब लेकिन कैसे कैसे प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है, ये मैं आपको यहाँ बताऊँ। जब बैरक से पढ़ाऊंगा ना, तब आपकी सारी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं दोबारा आपको फ़ोन पर भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर भी मेरा सभी के पास लगभग, कमेंट में मांग लेना, जिसके पास ना हो मैं दे देता हूँ। प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताविकी को प्रतिसंग्रहण संसूचना से अवगत करा देने पर, जैसे ही हमने बता दिया कि भैया हमें नहीं बेचना है, अब समय के पहले बता दिया, प्रस्तावना क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। नंबर 2, जहाँ की प्रस्तावना में ही प्रतिग्रहण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, समय सीमा बीत जाने पर, अथवा जहाँ समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है वहाँ एक समय बीत जाने पर। देखो जैसे अपन ने सूचना दे दी कि हमें नहीं अब बेचना है, ये पहले दे दी, उसकी एक्सेप्ट करने से पहले, संसूचना पूर्ण होने से पहले, तो वापस हो जाएगी। या हमने कहा भैया 5 दिन हैं आपके पास, जैसे ही आपको ये लेटर मिले 5 दिन के अंदर आप हमें कॉल करें या लेटर भेजें, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो समय बीत गया, तो प्रस्तावना खत्म हो गई अब। या जैसे मान लो अब हमने कहा कि भैया ठंड है, ठंड में रजाई बेचने की खरीदने की हमने प्रस्तावना की, अब ठंड गर्मी में बोल रहा है आपकी भैया आप ले लो, आपने वहाँ प्रस्तावना, भैया युक्त समय क्या होगा भाई, अब उसी नहीं खत्म हो गया, तो उसी जन के खत्म हो जाने पर। नंबर 3, जहाँ की प्रतिग्रहण के लिए किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा किया जाना आवश्यक हो एवं ऐसी शर्त का पूरा किया जाना असंभव हो जाए। जैसे मान लो कोई हमने प्रस्तावना की कि ये काम करना है, ऐसी शर्त पर करना है, अब उस शर्त को पूरा किया जाना असंभव हो गया है, तो अब तो कोई बात ही नहीं है यार, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप, ठीक है, आप कमला नाम की लड़की से शादी करोगे तो मैं आपको 50,000 रुपये नाम के तौर पे दूंगा। अब कमला ही मर गई है, कमला ही मर गई है भाई, अब तो संभव हो गया शर्त को पूरा करना, तो वो प्रपोजल क्या है, अपने आप खत्म हो गया दोस्तों। चौथा, जबकि प्रतिग्रहण से पूर्वी प्रस्तावक की मृत्यु हो जाए या पागल हो जाए और प्रस्तावक इस बात से अवगत हो जाए। देखो हमने प्रस्तावना भेजी, यहाँ से लेटर डाला, उसके पूर्व ही वो मर गया है या पागल हो गया है, और हमें इसकी जानकारी लग गई है कि वो मर गया है या पागल हो गया, तो प्रस्तावना अपने आप खत्म हो जाएगी। उसको मिली कहाँ है भाई, वो तो मर गया या पागल हो गया। तो ये 4 कंडीशन हैं दोस्तों, समझ में ना आई फिर से पूछ सकते हो आप। अब लेकिन ये 4 कंडीशन से ऐसी कि जब भाई उसको संसूचना देख के अपन वापस ले सकते हैं, समय सीमा बीत गई हो या चिपचिप समय बीत गया हो, या जो शर्त थी उस शर्त आपको पूरा करना असंभव हो गया है, या जो प्रस्ताव प्रतिग्रहण से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई है, या वो पागल हो गया है, इन 4 कंडीशन से वापस ले सकते हैं। लेकिन वापस कब तक ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 5 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि संसूचना, ठीक है, प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी होने के पहले ही सारी, तो कब किसके विरुद्ध लागू होगी, इसको अपन दोस्तों अगले लेक्चर में देखेंगे या और अगले में देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें, नंबर मांग लें, व्हाट्सएप नंबर मांग लें, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे लिखे देता हूँ,
व्हाट्सएप नंबर है मेरा 83 59 88 79 और 21। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।